Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to start our new chapter of chemistry which is chapter number 5th surface chemistry. तो बेटा हमें इसके नेम से पता चलता है कि सरफेस केमिस्ट्री में हम सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री का मतलब टू डील विथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज से डील करना, ठीक है। एंड सरफेस मतलब सरफेस पे जो रिएक्शंस हो रही हैं या सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका रिलेशन या उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर। तो बेटा सरफेस केमिस्ट्री क्या है? ये डील करती है विद फिनोमिना दैट अकर एट द इंटरफेसेस और सरफेस, जो किसी भी सबस्टांस के सरफेस पे अकर हो रहे हैं ना, उनके बारे में स्टडी करती है, वो है सरफेस केमिस्ट्री। देखो बेटा जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोर्ड है ना, बोर्ड पे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, ग्रीन बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, हम उस पर लिखते हैं, चॉक से लिखते हैं। जब हम चॉक से लिखते हैं तो चॉक क्या है, उसके सरफेस के ऊपर स्टक हो जाता है, ठीक है। अगर हम उसको इरेज करना चाहेंगे वो इरेज भी हो जाएगा। वो जो चॉक है वो जो बोर्ड है उसके अंदर थोड़ी जाता है, उसके ऊपर ही स्टक हो जाता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमिना। ये सिर्फ सरफेस पे कुछ हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस ही, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं, फिजिकली ही मतलब एक बार ही लिख दिया, बाद में उसको इरेज कर दिया, ठीक है, चाहे वो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन एक फिनोमिना तो सरफेस पे ही हो रहा है ना। तो सरफेस पे जो भी फिनोमिना होते हैं वो क्या है, हम फिजिकल मतलब सरफेस केमिस्ट्री के अंडर डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का फिनोमिना है सरफेस फिनोमिना। अब एडजॉर्प्शन क्या होता है? हमने पहले एक वर्ड सुना हुआ है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी सबस्टांस क्या है किसी बल्क में जाके क्या हो जाता है, पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। मान लो क्या है, जैसे स्पॉन्ज है ना, हम स्पॉन्ज लेते हैं, स्पॉन्ज क्या करेगी, स्पॉन्ज को अगर हम वाटर में डिप करेंगे तो वो वाटर को अच्छे से सोख लेगी, है ना, सोख लेगी ना वाटर को, वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वाटर पूरी स्पॉन्ज के अंदर फैल गया। लेकिन अगर हम क्या करें, कुछ डस्ट उसके ऊपर फैला दें, है ना, उसी स्पॉन्ज के ऊपर कुछ डस्ट फैला दें, तो क्या है, वो अंदर तक थोड़ी जाएगी, वो तो ऊपर ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो वो जो अंदर तक चला जाए उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जब जो सरफेस के सिर्फ ऊपर ऊपर रहता है दैट इज़ एडजॉर्प्शन। समझ में आया? तो एडजॉर्प्शन क्या है? इट रेफर्स टू द अकोमोलेशन ऑफ अ सबस्टांस एट द सरफेस देन इन द बल्क। बल्क में जाने की बजाय, मान लो ये अंदर तक जाने की बजाय सिर्फ इसके सरफेस के ऊपर आके कुछ पार्टिकल्स क्या हो, स्टक हो जाएं, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन से डिफरेंट है, विच इन्वॉल्व्स द अकोमोलेशन ऑफ द बल्क देन एट द सरफेस। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, बल्क में कोई चीज़ चली जाती है, सरफेस पे नहीं। समझ में आया? समटाइम्स एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एक साथ होती हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है एंड एडजॉर्प्शन भी हो रही होती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्प्शन, ठीक है। एंड अगर हम एडजॉर्प्शन की रिवर्स प्रोसेस देखें, मतलब पहले तो क्या था, यहाँ पे सरफेस पे आके कोई चीज़ स्टक हो रही थी, अब यहाँ से वो क्या कर जाए, चली जाए, ठीक है, छोड़ के सरफेस को, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? डिसऑर्प्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 टर्म्स डिस्कस की हैं, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन एंड डिसऑर्प्शन। क्लियर है? देन देखो, दिस सबस्टांस विच गेट्स एड्जॉर्ब्ड इज रेफर्ड टू एज एडजॉर्बेट। अब क्या है, हमारे पास एक सबस्टांस है जिसके ऊपर किसी चीज़ ने आके क्या होना है, एड्जॉर्ब होना है, ठीक है। तो इसको जिस चीज़ पे आके वो एड्जॉर्ब होगा उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट, ठीक है। एंड जो चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है वो होती है एड्जॉर्बेट। समझ में आया? जैसे हम सॉल्यूशन में करते हैं ना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल मतलब वैसे ही, ठीक है। क्या होगा, जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट को किस तरीके से रेफर करेंगे? एड्जॉर्बेट से, एंड सॉल्वेंट को एड्जॉर्बेंट से। समझ में आया? तो सबस्टांस विच गेट्स एड्जॉर्ब्ड इज रेफर्ड टू एज एड्जॉर्बेट एंड द सरफेस ओवर विच एड्जॉर्प्शन अकर्स इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट।
क्लियर है। देन एड्जॉर्प्शन जो है हमें पता है सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि वो सरफेस पे ही अकर करता है, अंदर नहीं जाता। ओके, देन हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं ना उनको हम एड्जॉर्बेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से, मतलब जो सबसे अच्छा हम एड्जॉर्बेंट माने वो कौन सा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। एंड वो क्या होना चाहिए, फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए। फाइनली डिवाइडेड का क्या मतलब कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम सॉलिड ले लेते हैं, एक तो पूरा हमारे पास क्या है, पीस है, एक पूरा पीस है हमारे पास। अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, टुकड़ों में काट के इसका यूज़ करें, तो क्या होता है बेटा, इससे ना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होने के चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले तो देखो यहाँ पे ही हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे हो सकती थी एड्जॉर्प्शन, नीचे हो सकती थी एड्जॉर्प्शन, लेकिन अब देखो, अब ये जो सरफेस है ना वो इंक्रीज़ कर गया, यहाँ पे भी क्या है, एड्जॉर्प्शन हो सकती है। ठीक है, पहले यहाँ पे तो नहीं हो सकती थी ना, लेकिन अब तो यहाँ पे भी एड्जॉर्प्शन हो सकती है। तो इससे क्या कर जाता है, एरिया इंक्रीज कर जाता है एड्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा, प्रेजेंट होगा एड्जॉर्प्शन के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, तो वो एड्जॉर्बेंट अच्छा होगा। ठीक है, सॉलिड्स एज एड्जॉर्बेंट शुड बी फाइनली डिवाइडेड, वो फाइनली डिवाइडेड होनी चाहिए, या फिर हम पाउडर की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉलिड शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, एंड जो एड्जॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। इसीलिए जो चारकोल होता है, सिलिका जेल, एलुमिना जेल, क्ले कोलॉइड्स, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, ये सारे क्या है, गुड एड्जॉर्बेंट की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है बच्चों। देन एग्जाम्पल्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन की एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय चारकोल, जो चारकोल होती है, चारकोल क्या करती है, गैस को एड्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एड्जॉर्ब किसी भी गैस को बहुत अच्छे से क्या है, एड्जॉर्ब कर लेती है। अब बेटा चारकोल क्या होता है, चारकोल कोल होती है ना बेटा, जैसे कोयला होता है, तो कोयला को क्या करते हैं, मतलब पाउडर की फॉर्म में बना लेते हैं, तो उसी पाउडर को हम क्या बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। ठीक है, देन वो क्या है, गैसेस को बहुत अच्छे से अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर सकती है। देन एड्जॉर्प्शन ऑफ अ डाई बाय चारकोल, चारकोल किसी डाई को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ रॉ शुगर में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर को रिमूव करवाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है बेटा, देखो कई बार ना आप जब कोई कंटेनर, कोई बर्तन लेने जाते हो, ठीक है, शॉप में, तो मान लो अपने टिफ़िन या फिर कोई बॉटल खरीदी जो बंद होती है, क्लोज्ड कंटेनर जो होता है, उसमें ना आपको छोटे छोटे पैकेट्स दिखेंगे, कुछ छोटे छोटे पैकेट्स पड़े होते हैं। वो किस लिए डाले होते हैं, ताकि उसमें स्मेल ना आए। तो वो स्मेल क्यों नहीं आती, अगर वो ना हो तो वहाँ उसमें ना बंद कंटेनर में स्मेल आने लग जाती है। आप मतलब काफ़ी टाइम तक कोई कंटेनर पूरा बंद करके रख दो, उसमें स्मेल आने लग जाएगी। वो स्मेल आती है मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर उसमें इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से वो स्मेल आती है। लेकिन उसमें क्या होता है बेटा, जो न्यू हम कंटेनर लेके जाते हैं उसमें ना छोटे छोटे पैकेट्स पड़े होते हैं, वो किसके होते हैं, सिलिका जेल के होते हैं। सिलिका जेल क्या करती है, जो मॉइस्चर होता है ना उसको एड्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, मॉइस्चर की एड्जॉर्प्शन हो जाती है, तो इस एड्जॉर्प्शन की वजह से क्या है, उसमें फिर स्मेल जो है वो नहीं आती। ठीक है, तो इसी तरह मतलब वो जो सिलिका जेल है वो हेल्प करेगी एयर से मॉइस्चर को एड्जॉर्ब करने के लिए। समझ में आया। देन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस हैं। एड्जॉर्प्शन क्या है, ये ऐसा फिनोमिना है जो क्या है, एब्जॉर्प्शन इन विच पार्टिकल्स ऑफ गैस और लिक्विड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड। पूरी बॉडी में क्या है, प्रॉपरली क्या हो जाएंगे, वो फिट हो जाएंगे या फैल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो एडजॉर्प्शन की बात करूँ तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है, वो बल्क में नहीं जाते, सिर्फ क्या है, सरफेस पे ही रहते हैं। ठीक है, देन जो एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म रेट के साथ होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट के साथ होती है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, सेम ही होती है। बट एड्जॉर्प्शन जो है वो फर्स्टली मतलब बिगिनिंग में तो बहुत फास्ट होगी। ठीक है, बहुत फास्ट होगी बिगिनिंग में, लेकिन धीरे धीरे क्या होती जाती है, वो रेट उसकी स्लो होती जाती है। ठीक है, वो क्या है, स्लो होती जाएगी। मतलब पहले तो एड्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगी, लेकिन बाद में वो क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है। देन अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम क्लोराइड जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड जो एब्जॉर्प्शन है ये क्या है, सिलिका जेल इसकी एग्जाम्पल है, जो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है बेटा।
देन है एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म। एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? हाँ जी बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन देखो क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो या अगर एड्जॉर्प्शन हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कॉज क्या है एड्जॉर्प्शन का, वो देखना है। तो बेटा जो एड्जॉर्प्शन होती है, एड्जॉर्प्शन हमें पता है सरफेस फिनोमिना है ना। क्यों होती है? क्योंकि देखो मान लो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है जिसमें कोई भी एड्जॉर्बेंट पड़ा है, ठीक है। इसने क्या करनी है, एड्जॉर्प्शन करनी है। एड्जॉर्प्शन क्यों करता है? बिकॉज इसके जो बल्क है ना बेटा, इसको थोड़ा सा इसके अगर हम बल्क में देखेंगे तो बल्क में मान लो कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। मैंने एक पार्टिकल लिया, ये जो पार्टिकल है ये अपनी हर एक तरफ से, हर डायरेक्शन से ये कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके चारों ओर, इसके हर डायरेक्शन में क्या है, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। उन पार्टिकल्स को लेकर ये क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो हर डायरेक्शन से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ना वो स्टेबल बन रहा है, ठीक है। वो क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही हैं, हर साइड से बैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही हैं, ठीक है। बट जो सरफेस पे प्रेजेंट होगा, बट जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा कि जो वो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा ना वो बैलेंस नहीं होंगी। जैसे मान लो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, इसको नीचे वाले पार्टिकल्स भी खींच रहे हैं, इधर वाले भी खींच रहे हैं, इधर वाले भी खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या, यहाँ पे तो कोई पार्टिकल नहीं है, तो इसकी जो फोर्स है ना वो बैलेंस्ड नहीं है। ये जो पार्टिकल है ना वो बैलेंस्ड नहीं है, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। अगर ये स्टेबल नहीं है तो होगा क्या, तो होगा ये कि ऊपर से कोई पार्टिकल आएगा जिसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, ये अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। तो अगर क्या होगा उसके सरफेस पे भी अगर कोई पार्टिकल आके लग जाएगा, यहाँ पे भी अगर कोई पार्टिकल आके लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हर डायरेक्शन से ये एक्सपीरियंस कर पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से एड्जॉर्प्शन होता है एंड इस तरीके से एड्जॉर्प्शन होता है। समझ में आया क्या है एड्जॉर्प्शन जो है वो किस वजह से होता है कि जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं एड्जॉर्बेंट के, वो सेम नहीं होते, उसका जो एनवायरनमेंट है वो सेम नहीं होता, बट जो पार्टिकल्स होते हैं इनसाइड दी बल्क, उनका जो एनवायरनमेंट है सारी डायरेक्शन में सेम होता है, ठीक है। तो क्या है, इनसाइड दी एड्जॉर्बेंट, अगर आप एड्जॉर्बेंट के inside the adsorbent all the forces acting between the particles are mutually balanced। मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं या फोर्सेस होती हैं बल्क के अंदर, वो क्या होती हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड होती हैं। बट जो सरफेस पे होती हैं वो बैलेंस्ड नहीं होती, वो इक्वली सराउंड नहीं होती हैं सभी साइड से, ठीक है। देन दे पोजेस अनबैलेंस्ड फोर्स और रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। ये अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है उन पे, जो वो फोर्स है मतलब कुछ पार्ट ऐसा है जो उसको बैलेंस नहीं होने दे रहा। समझ में आया? तो ये जो फोर्सेस होती हैं ना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस चीज़ के लिए, एड्जॉर्प्शन करने के लिए, सो दैट कि जो एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स है वो आके एड्जॉर्ब हो सकें सरफेस के ऊपर, ठीक है। देन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी अगर हम जो एड्जॉर्बेंट है उसका जो एरिया है ना, सरफेस एरिया, वो इंक्रीज कर दें एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या होगा, जो एड्जॉर्प्शन है उसकी जो रेट है वो इंक्रीज कर जाएगी, या फिर ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद है थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट, कि थर्मोडायनेमिकली ये जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ये किस तरीके से फेवरेबल होगी। जो एंट्रोपी होती है ना वो डिक्रीज होती है ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन। एंट्रोपी का क्या मतलब है, एंट्रोपी होती है बेटा डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बोल सकते हैं एंट्रोपी को। तो देखो डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब है कि जितना ज़्यादा जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर सकेगा उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स है वो एक जगह पे आके क्या हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं, आके टिक गए हैं, वो
घूम तो नहीं ना रहे, उसकी फ्रीडम तो नहीं है ना, उसकी रैंडमनेस है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, रैंडमनेस ख़त्म हो चुकी है। तो अब उनकी जो एंट्रोपी है वो क्या कर गई, डिक्रीज़ कर जाती है। समझ में आया? तो उसकी जो रैंडमनेस है वो कम हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो उसकी एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी या डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। एंड डेल्टा जी भी क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा जी भी क्या होती है, नेगेटिव। डेल्टा जी हमें पता है क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, स्पॉन्टेनियसली होने के लिए, अपने आप होने के लिए क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव चाहिए। तो इस रिएक्शन के लिए भी डेल्टा जी क्या चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। एंड देन आते हैं डेल्टा एच पे। डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है फॉर एडजॉर्प्शन, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, बिकॉज जब भी एडजॉर्प्शन होगी तो एडजॉर्प्शन होने के बाद होगा क्या, एडजॉर्प्शन होने के बाद जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो इसी रिलीज़ ऑफ एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो मतलब डेल्टा एच होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। हमें पता है जब एनर्जी रिलीज़ करती है तो हम इंथैल्पी को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इस पे इंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। इसके लिए डेल्टा जी भी नेगेटिव चाहिए, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ नेगेटिव होगी डेल्टा एस की वैल्यू, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर पूरी, मतलब माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। तो जो एड्जॉर्प्शन होती है ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, थर्मोडाइनेमिकली। ओके बेटा।